देन बेसमेंट सब्सटेंस लेसिथिन होता है, उसके भी 2 टाइप होते हैं। अभी ये सब मत पढ़ो, बस जान लो बेसमेंट सब्सटेंस होता है। देन वी हैव एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज। सो देख लो, एल्वियलस का वन लेयर थिक स्क्वामस एपिथेलियम नॉन सिलेटेड वाला, देन बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और फिर ब्लड कैपिलरीज आरबीसी से ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ये सब 1 mm से भी कम थिक होता है, और ये है रिक्वायरमेंट फॉर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। सो इसको याद रखना। देन हम आते हैं कि ब्लड कितना किसको ट्रांसपोर्ट करता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कई बार। वैसे तो ब्रीदिंग से ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, 1 या 2 आते हैं, पर उनमें इसका प्रायोरिटी ज़्यादा रहता है। सो डू लर्न इट। ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। O2 यूजुअली 100 ml ब्लड 5 ml O2 ट्रांसपोर्ट करता है, और 100 ml ब्लड 4 ml CO2 ट्रांसपोर्ट करता है अंडर नॉर्मल कंडीशंस। जब स्ट्रेनस कंडीशंस हो जाते हैं ना, तब 15 ml O2 तक पहुंच जाता है, 3 गुना ज़्यादा फ्रॉम नॉर्मल कैपेसिटी। सोचो भगवान ने कैसे बनाया है ह्यूमन बॉडी को इतना एफिशिएंट। ठीक है, वो सब बाद में सोचते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। O2 3% dissolved by plasma और 97 by RBC, maximum by RBC in the form of oxyhemoglobin। और CO2 उसका रेशियो उसको ऐसा रहता है 7:23:70, 7 इन प्लाज्मा, 23 एज कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन, ये CO2 का है। देन 70% एज बाइकार्बोनेट आयन। ओके, और ये एक ट्रिक है, और ग्राफ आता है ना बोर का, हेल्डेन का, बोर शिफ्ट हेल्डेन शिफ्ट। सो उसके लिए PCO2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H+, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है PO2 के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है pH के। इसको याद रख लेना, इजीली सब क्वेश्चंस बन जाएंगे। और ऑक्सीहोमोग्लोबिन का कर्व सिग्मॉइड शेप्ड रहता है। हाँ, ग्राफ से याद आया, यूजुअली हम जितना भी पढ़ रहे हैं अभी बायो में, मैक्सिमम ग्राफ्स सिग्मॉइड ही हैं। जैसे बायोडाइवर्सिटी का देख लो, इसका देख लो, ग्राफ वैसे गिन चुन के 3-4 ही हैं, और वो मैक्सिमम सिग्मॉइड हैं। सो उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देन हम पढ़ेंगे थोड़ा कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स के बारे में। वो आरबीसी इसमें ज़्यादा रहता है, और ऐसा नहीं कि प्लाज्मा में नहीं रहता है माइन्यूट क्वांटिटी में। CO2 का ट्रांसपोर्ट मेनली ड्यू टू सॉल्युबिलिटी उसका ज़्यादा रहता है, 20 to 25 टाइम्स मोर देन सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। मतलब देख रहे हो, CO2 को प्रिफर करता है हेमोग्लोबिन बाइंड करने के लिए, ऑक्सीजन को नहीं। और कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाए तो वो तो 200 से 250 टाइम्स हो जाता है। सो प्रॉब्लम्स होती है उससे बहुत। देन थोड़ा न्यूरल इफेक्ट्स भी यहाँ देख लेते हैं। जैसे मेडुला में होता है हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर और केमोसेंसिटिव एरिया। प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है सबके लिए रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि मेडुला ऑब्लोंगाटा में प्रेजेंट है। देन वी हैव पॉन्स में हमको मिलेगा न्यूमेटोक्सिक सेंटर। वो क्या करता है ना, रिड्यूस कर देता है इंस्पिरेशन का टाइम, जिससे रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है। मतलब लंबा सांस नहीं ले रहे हो, हल्का सांस ले रहे हो, बहुत बार ले रहे हो। जब भाग के आते हो या फिर कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, देखना सांस फूल जाती है, बोलते हैं, ये वही होता है। बार बार सांस लेते हो, जल्दी लेते हो, लगातार लेते हो। सो दिस इज इट। रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं हार्ट में, कैरोटिड आर्टरी में, आयोटिक आर्क। ओके, वो सिर्फ रिस्पॉन्ड करते हैं H+ और CO2 के कंसंट्रेशन को, जो कि वीनस ब्लड में पाया जाता है। उसी से ये एक्टिवेट होते हैं, याद रखना ये। देन डिसऑर्डर्स देख लेते हैं और टॉपिक ख़त्म करते हैं आज का। जितना भी पढ़ा है सब NCERT का ही है, एक कुछ भी बाहर का नहीं है और कुछ भी NCERT से छूटा नहीं है।
आस्थमा पहला डिजीज़ है एनसीईआरटी में लिखा। सो इसमें क्या होता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, साउंड होता है सांस लेते वक्त, कॉजेस व्हीजिंग, रीज़न इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ओके, सो ये है आस्थमा। याद रख लेना कैरेक्टरिस्टिक्स, पूछ लेंगे एक केस सिनेरियो बना के कि एक आदमी आया, वो ऐसा बोल रहा है कि सांस लेते वक्त व्हीजिंग होता है, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है, सो आइडेंटिफाई व्हिच डिजीज़ ही इज़ हैविंग। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, मेनली आस्थमा और एम्फाइसेमा में आते हैं। सो उन दोनों को अच्छे से देखना। अभी आ रहा है एम्फाइसेमा। ये एक क्रोनिक डिसऑर्डर है। क्यों होता है? सिगरेट स्मोकिंग से क्या होता है, रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है। कैसे? एल्वियोलर और वॉल्स डैमेज हो जाते हैं। सो सिगरेट मत पीना। देन वी हैव ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। हाँ, इसका ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हम, जैसे सिलिक एसिड, ये सब है। क्यों होता है? क्योंकि वो लोग उस जगह पर काम करते हैं जहाँ ये सब प्रोड्यूस होता है। ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज़ में डस्ट प्रोड्यूस होता है, बॉडी कांट हैंडल, फाइब्रोसिस हो जाता है लंग्स का, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स निकल आते हैं। ये ठीक तो बहुत मुश्किल से होता है, पर प्रिकॉशंस ले सकते हैं। काम करते वक्त मास्क पहनो, बट यूजुअली लोग फॉलो नहीं करते, सो ये सब होता रहता है। हाँ, और ये याद रखना, हाई एल्टीट्यूड पे PO2 लो होता है, जिसकी वजह से नोज़िया, हेडेक, वोमिटिंग, ब्लीडिंग, ये सब कुछ सिम्टम्स देखने मिलते हैं। और क्लोराइड शिफ्ट, ये टिश्यू लेवल पर, अच्छा हाँ, ये एनसीईआरटी से बाहर जा रहा है, बट फिर भी एक बार देख लो, ज़्यादा कुछ है नहीं, बट ये ग्राफ एनसीईआरटी के अंदर है, सो सी इट। बीच वाला नॉर्मल है ब्लू कलर का। ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट हो रहा है? HbO2 परसेंटेज और PO2 के। अगर राइट शिफ्ट किया तो बोर्स इफेक्ट, बोर में R होता है सो राइट, और बोर में B भी होता है सो बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया। ऐसे याद रखो। और ये सीरीज मैंने बताई थी, राइट? PO2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H+, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इन्वर्सली टू PO2, इन्वर्सली टू H+, pH। सो बोर में बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, उससे वो क्या और पता चलता है, PCO2 ज़्यादा होगा, H+ भी ज़्यादा ही होगा। अगर H+ ज़्यादा है तो pH कम होगा, अगर pH कम है तो PO2 भी कम ही होगा। बोर में ये सब होता है। और हैल्डेन इफेक्ट में, हैल्डेन में L आता है, सो वो लेफ्ट में शिफ्ट करता है। बोर का तुम्हें पता ही चल गया। सो हैल्डेन में O2 ज़्यादा रहता है, H+ ज़्यादा, pH ज़्यादा रहता है, H+ कम रहता है, बॉडी टेम्परेचर कम रहता है, PCO2 कम रहता है। दैट्स इट। और हाँ, नीचे का इग्नोर कर लो, वो एनसीईआरटी से बाहर है।